आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और हम अपने सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के 2016 वाले सेकंड पार्ट वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है और 2 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर और कोई छोटी मोटी बात यहाँ पे होगी जो एग्जाम रिलेटेड मिसकंसेप्शंस रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सीधा आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें ढंग से पढ़ना है। पहला अंडरलाइन, अनुवांशिक अभियांत्रित इंसुलिन। ठीक है, ये वाला हमें बताना है। कई लोग इसमें सीधा इंसुलिन के बारे में लिख के आ गए, मे बी हार्मोन के बारे में कि ये यहाँ पैनक्रियास से होता है, ये वाला पोर्शन लिख के आ गए, तो वो नहीं लिखना था। अनुवांशिकतः अभियांत्रित जो इंसुलिन है उस पर लिखना था और लिखना क्या है, टिप्पणी या नोट लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पहली चीज़ तो ये हमारे एनसीईआरटी की 12वीं की बायोलॉजी की बुक में 12वें चैप्टर में ये है। ठीक है, तो मैं जो कहता हूँ ना कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वहीं से उठते हैं और उनके आंसर्स भी वहीं से लिए जाते हैं। तो उसकी जो भाषा है, उसके जो कीवर्ड्स है, अगर आपने अपने आंसर में लिखे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कि उसमें लिखा क्या है, उसी से समझा देते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। पहली चीज़ तो इंसुलिन एक हार्मोन है और थोड़ा सा बायोलॉजिकली अगर करेक्टली करें तो पेप्टाइड हार्मोन है। कहाँ होता है, हमारे पैनक्रियास से ये स्रावित होता है और ये जो करता है हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। सिंपल इतना हमें जानने की ज़रूरत है। अब कुछ लोगों में जो है इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है या कम बनता है। ठीक है, उसकी वजह से उनका ब्लड शुगर जो है वो एक लिमिट से या तो कम होता है या ऊपर होता है। ठीक है, तो इंसुलिन ज़्यादा बनता है, उनके थोड़ा सा कम हो जाता है ब्लड शुगर। बाकी इंसुलिन जो है अगर नहीं बनता है या कम बनता है तो उसकी वजह से ब्लड शुगर जो है हाई रहता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहले के टाइम में ये किया जाता था कि सूअर जो होते हैं ना, सूअर के भी इंसुलिन जो है वो बनता है, तो सूअर को मार के उनके से इंसुलिन निकाल के मानवों को दिया जाता था। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि कितने सूअर मतलब उनका फिर सूअर को पालना और उसके हिसाब से एक लिमिट फिक्स ही होता है कि उतना ही मिलेगा। तो उससे अभी जो जनसंख्या है हमारी, उस जनसंख्या के लेवल तक इंसुलिन, जो डायबिटिक रोगी है उनका एक वहाँ तक इंसुलिन पहुँचाना बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बहुत मुश्किल ही था और असंभव था। ठीक है, लेकिन हमारी जो जैव अभियांत्रिकी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और हमारे जितने भी मास प्रोडक्शन करके जितने भी डायबिटीज़ के रोगी है उन तक इंसुलिन पहुंचाने का एक बहुत सफल प्रयास किया। वही है अनुवांशिकता अभियांत्रित इंसुलिन। इसमें क्या होता है, देखो इंसुलिन जो होता है वो ऐसे मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि 3 चेन होती है। ठीक है, पहला जो इंसुलिन बनता है वो 3 चेन में होता है मानव में। ये थोड़ा सा प्रो हार्मोन होता है। प्रो हार्मोन में क्यों, ये देखिए ये वाला पार्ट मान लीजिए ए, ये बी और बीच का इनको जोड़ने वाला वो सी होता है। ऐसे ये जो है उत्पादित होता है। बाद में क्या होता है, ये जब मैच्योर होता है तब ए और बी रह जाते हैं और सी बीच में से हट जाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, उसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं। और सी चेन जो है, चेन सी, ये बीच वाली चेन जो है ये हट जाती है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये जो है अब क्या किया गया, अब जो अनुवांशिकता अभियांत्रित किया गया, इसमें क्या किया गया, इसमें एक कंपनी थी एली लिली, उस कंपनी ने 2 जीन सीक्वेंस बनाए, डीएनए सीक्वेंस बनाए। उन सीक्वेंस को एक ई कोलाई जो जीव होता है उसके पेप्टाइड में, सॉरी उसके जो है प्लाज्मिड में उसको डाला गया और वहाँ पे अलग अलग एक अलग चेन, ए चेन का प्रोडक्शन करता है एक डीएनए एक सीक्वेंस डाला गया, उससे ये चेन का वो हो जाता है। डीएनए जो है वो क्या करता है, एक मोटे मोटे तौर पे समझते हैं, डीएनए जो है वो कूट संदेश देता है, उससे जो है कोशिका ऐसा इनका निर्माण करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही ए चेन बन गई और अलग से ही बी चेन। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फिर समझते हैं कि एक डीएनए सीक्वेंस डाला किसी ई कोलाई में, उस सीक्वेंस से तो बन गया ए चेन। ठीक है, और दूसरी जो ई कोलाई जो है सूक्ष्म जीव है, उसमें बैक्टीरिया है ये। ठीक है, इसमें डाला गया
दूसरा वाला सीक्वेंस डाला गया और इससे बी चेन बनाई गई, फिर इन दोनों को बाहर ही सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ई कोलाई सूक्ष्म जीव है तो बहुत रैपिड प्रोडक्शन हो सकता है, मास प्रोडक्शन हो सकता है, और ऐसे इंसुलिन बनाया गया और इस इंसुलिन को मानवों को दिया गया। ये कुल मिला के इसकी पूरी कहानी है। ठीक है, अब जो एक चीज़ थी ना कि सूअर की वजह से, एक तो वो जो सूअर से प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन एक तो लेवल उतना मास लेवल का नहीं था, दूसरा था कि उसकी वजह से बहुत सारे डायबिटिक रोगी जो उनको लेते थे उनको एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो होती थी। अब लेकिन इसकी वजह से वो नहीं होती, तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें आंसर में क्या लिखना है ये समझ तो गए, अब आंसर में क्या लिखना है तो वो आपको बताते हैं। आंसर में हमें लिखना है अनुवांशिकतः अभियांत्रित इंसुलिन मधुमेह रोगियों को बाहर से दिया जाने वाला संश्लेषित हार्मोन है। ठीक है, और इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करके बनाया गया हार्मोन है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 1983 में, डेट याद नहीं हो, ये याद नहीं हो चलेगा, इसे तैयार किया। इंसुलिन के 2 चेन ए और बी से संबद्ध डीएनए अनुक्रमों को ई कोलाई के प्लाज्मिड में डालकर दोनों चेन का अलग अलग पृथकतः निर्माण किया गया, उत्पादित किया गया। बाद में उसे डाइसल्फाइड बंधों से जोड़कर मानव उपयोगी इंसुलिन बना दिया जाता है। ठीक है, इससे इंसुलिन का वृहत उत्पादन हुआ संभव और एलर्जी आदि समस्याओं का निवारण संभव हुआ। ठीक है, ये वाला हमारा मॉडल आंसर था, ये लिख लेते आप, तो इसके अराउंड लिखते तो आपको जो है मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था ये जनरली स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं, इसमें इतना डीप में कोई नहीं जाता क्योंकि एनसीईआरटी और वो पढ़ने की आदत कम है। जिस चीज़ को आदत थी उसने थोड़ा बहुत लिखा ही है। अब देखिए इन्होंने पूरा कहानी लिखी है, थॉमस मुलिन पता नहीं कहाँ से लाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडम तुक्के मारने का कभी कभी मिल जाता है बट ऐसे नहीं मिलता। थॉमस मुलिन मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया, प्रयोगशाला में किया गया। सर्वप्रथम जिन रोगियों के इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता उनमें शर्करा को ग्लाइकोजन में नहीं बदला जाता, मानव में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती। अब इंसुलिन हार्मोन के कार्य नहीं लिखने थे यहाँ पे हमसे पूछा था टिप्पणी किस पे, इस पे। ठीक है, उसकी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं हुई है, गलत है, इसलिए 0 मार्क्स मिले। अब अगला जो है इनको है, इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस इन द बॉडी, द पेशेंट्स ऑफ शुगर यूज दिस हार्मोन टू कैरी ग्लूकोज टू द सेल्स। ठीक है, ये ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। अब ये फर्स्ट वाला मास्क को जो प्रोडक्शन है ना उसके लिए ये लिखा है। फॉर दिस रीजन जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन इज मेड बाय यूजिंग द cells and hormone in laboratory. This hormone is cultured and made to grow in a specific medium by mechanism of cell growth. ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा है, टिपिकल वो जो कीवर्ड्स है वो मिसिंग है और थोड़ा बहुत आसपास लिखा है, इसलिए इसको 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, नहीं याद है, आसपास का याद है तो लिख लो, बिल्कुल नहीं आता फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए और ये कीजिए। अब वापस आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था संचार निकाय से आप क्या समझते हैं, और संचार निकाय का ब्लॉक चित्र देते हुए उसके अवयवों को समझाइए। संचार निकाय से आप क्या समझते हैं, यानी संचार निकाय को बताना है और संचार निकाय का ब्लॉक चित्र भी देना है और इसके अवयवों को समझाना है। संचार निकाय क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान या सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये वाला हो गया संचार निकाय। अब इसमें क्या क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होगा जो सेंडर से संदेश को लेगा और उसको जो है थोड़ा सा चेंज करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा और उसके बाद में ताकि वो भेजने लायक हो। ठीक है, जैसे हम लोग माइक से बोलते हैं, मान लीजिए माइक से बोलना है। ठीक है, तो माइक से बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो ध्वनि तरंग में है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक तरंग में कन्वर्ट कौन करता है, वहाँ पे जो माइक वाला सिस्टम है उसको कन्वर्ट करता है और फिर वो आगे जाके स्पीकर पे निकलती है, तो संदेश वो चला जाता है। तो ये भी एक संचार का तंत्र है। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो क्या हुआ कि जो ट्रांसमीटर है वो संदेश जो प्रदाता है उससे लेके फिर उसको मॉड्यूलेशन करता है और उसके बाद में उसको चैनल के थ्रू, जो वायर है जो बीच में चैनल है, उस चैनल के थ्रू भेज देता है। वो चैनल उसको आगे रिसीवर तक भेजता है और रिसीवर मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर है। ठीक है, वो रिसीवर उस विद्युत तरंग को लेता है और वापस से उसको साउंड वेव में बना के भेज देता है। तो रिसीवर यही करता है, डीमॉड्यूलेट करता है और उसको वापस उसी फॉर्म में
जो है रिसीवर तक पहुंचा देता है, जो भी प्राप्त करता है उस तक पहुंचा देता है। तो ये सिस्टम समझ में आ गया, और इसका हमें ब्लॉक चित्र देना था, और उसके अवयव कौन कौन से हुए, तो अवयव हो गया ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना था। तो हम लोग कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है पहला, संचार निकाय से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी सूचना को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजने हेतु प्रयुक्त तंत्र ही या निकाय ही संचार निकाय है होता है। यहाँ सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद में हमें सीधा यहाँ पे आना था। तो यहाँ पे हम लोग उसका फोटो ब्लॉक वो बना लेते हैं, उसके बाद में ये कर लेते हैं। अब देखिए पहला ये जो है फोटो सीधा दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। और ये है सूचना स्रोत से ये पूरा जो हमारा है ना, ये ब्लॉक ये बनाया गया, ये ही हमारा संचार निकाय है। संचार निकाय, ये जो मैंने ब्लॉक में बंद किया है ना, इसको आपको लिखना है कि संचार निकाय ये है। इसमें फर्स्ट यहाँ से ट्रांसमीटर के पास आता है। ट्रांसमीटर जो है, हो सकता है यहाँ पे कोडिफाई भी हो, लेकिन नहीं, ट्रांसमीटर इसको ट्रांसमिट सिग्नल बना के भेज देता है चैनल के थ्रू। चैनल जो है वहाँ भेजता है, और रिसीवर इसको रिसीव करता है रिसीवर सिग्नल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में रिसीवर इसको डीमॉड्यूलेट करता है और प्राप्तकर्ता तक भेज देता है संदेश। तो ये वाला फोटो बनता हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं मुख्य, इसके जो अवयव है उसको मैंने इसमें लिखा है। थोड़ा आप अगर जगह है और उस हिसाब से तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन बातें यही है। 3 मुख्य अवयव है, पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है संचार चैनल, तीसरा है रिसीवर। ट्रांसमीटर में क्या करता है, संदेश को ट्रांसमिट करता है, उसको मॉड्यूलेट करता है और भेजने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, मॉड्यूलेटर होता है, प्रवर्धक होता है, वो आवृत्ति को बढ़ाता या बढ़ा देता है, ताकि क्या है कि उसका लॉस कम हो और पूरा संदेश चला जाए, ठीक है। ट्रांसमिट एंटीना होता है। फिर हम लोग जो ये इसको डीप में पढ़ेंगे, वो संचार निकाय जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डीप में एक एक जो इसके अवयव है ना, ट्रांसमीटर के भी अवयव, उनको भी ढंग से पढ़ेंगे। फिर आ गया संचार चैनल। संचार चैनल क्या होगा, मॉड्यूलित संग्रह को ग्राही तक ले जाना, इसका इतना काम है, ठीक है। यहाँ पे 2 एंटीना होंगे, एक एंटीना यहाँ पे, एक एंटीना यहाँ पे ट्रांसमीटर रहेगा, ये इस एंटीना के थ्रू भेजेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा रिसीवर के पास, ठीक है। दोनों के अलग अलग एंटीना है। अब आ जाता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, संकेत को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उसको वापस उस फॉर्म में जो जैसा वो भेजना चाहता था इसके पास, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको डीमॉड्यूलेशन करेगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन करने के बाद इसको जो प्राप्त करता है उसको भेज देता है। होगी बात समझ में। उसमें क्या क्या इसके अवयव है, रिसीवर एंटीना है, डीमॉड्यूलेटर है, प्रवर्धक है, ट्रांसड्यूसर है। तो ये सारे इसके अवयव हो गए, और ये पूरा हमको ऐसे लिखना था। ऐसा लिखने वाले को अच्छे मार्क्स मिले होंगे 5-6, जो उस समय के मैक्सिमम मार्क्स और वो जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो उस समय तय करते हैं एग्जामिनर, और उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। कई बार ये होता है कि मार्क्स जो है बहुत खुले हाथों से दिए जाते हैं, तो 8-7 ये भी आते हैं। कई बार 6 मार्क्स को भी बहुत अच्छा मार्क्स माने जाते हैं, 5 को भी अच्छा मार्क्स माने जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे जो आंसर्स क्या क्या लिखे हैं। देखो, बनाया है संचार निकाय वह निकाय जिसमें एक स्थान से संकेत भेजे जाते हैं और दूसरे स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं, लगभग वही परिभाषा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स, प्रेषित्र, चैनल, ट्रांसमीटर, चैनल, अभिग्राही, इंफॉर्मेशन यूज, ठीक है, नॉइस, और ये सारा बता दिया। अब इसके अवयव भी इन्होंने बता दिए, संदेश, चैनल और प्रेषित, तीनों अवयव बताए हैं, तीनों को वो किया है। उसके अलावा अभिग्राही और ट्रांसड्यूसर इनको भी किया है, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी 5 मार्क्स इनको मिले हैं क्योंकि इन्होंने पूरा वो किया है, ठीक है। थोड़ी प्रेजेंटेशन सुधार होती तो उसमें भी 5.5 और, लेकिन इन्होंने भी पूरा लिखा है, प्रेजेंटेशन भी वैसी ही है, एक मोर और लेस, ठीक है, और पूरा वैसा ही लिखा है। संचार निकाय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार पत्र तथा संदेश, निर्देशों आदि को स्थानांतरित करने हेतु जिन निकायों का उपयोग किया जाता है वे संचार निकाय कहते हैं। उदाहरण भी दिए हैं, और उदाहरण वगैरह की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर देते हो तो ठीक है। और फिर थोड़ा सा अगर प्रेजेंटेशन सुधार होता तो क्वेश्चन आंसर अच्छा किया है, 5 की जगह 6 मार्क्स भी होते, थोड़ा प्रेजेंटेशन में ये चूक हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने जो है 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा बाकी वाले जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है, ये हम लोग बाद में देख लेते हैं। अब आ जाते हैं कि मानवों में, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, वापस से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। मानवों में गुणसूत्री विकार, ठीक है, क्रोमोसोमल डिजीजेस क्या होते हैं, ठीक है,
डिसऑर्डर्स, शायद डिसऑर्डर थी इसकी इंग्लिश, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं और इस प्रकार के किन्हीं दो, ये विकल्पों नहीं है यहाँ पे, विकारों लिखा हुआ है, ठीक है, ये विकारों के कारण व लक्षण लिखिए, ठीक है, विकल्प नहीं है यहाँ पे, विकार है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन विकारों के कारण और लक्षण लिखिए। हमें क्या करना है, पहले तो गुणसूत्रीय विकार क्या हैं उनके बारे में बताना है, और उसके बाद में दो किसी भी एग्जाम्पल को उसके कारण और उसके लक्षण दोनों लिखने हैं, ठीक है। वो जिसने भी लिखा है वो सही है। अब गुणसूत्रीय विकार पहले हम लोग समझ लेते हैं, गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं। सीधा नाम से स्पष्ट है, गुणसूत्रों में विकार हुआ, उसकी वजह से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं वो गुणसूत्र। इसमें गुणसूत्र का कमी भी हो सकती है, गुणसूत्र बढ़ सकता है, गुणसूत्र जो है वो रूपांतरित हो सकता है, उसका चेंज हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, उसके विन्यास क्रम में डिफरेंस हो जाता है। ये सारे विकार जो है उसकी वजह से आदमी में कुछ जो सामान्य व्यक्ति होती है उसके जैसे वृद्धि और उसके जैसा जो है वो जीवन नहीं जी पाता, उस वजह से उसके विकार होते हैं गुणसूत्रीय विकार। आगे समझ में लेमन टर्म में समझाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। उसके बाद में इसके दो नहीं तीन है मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं। वैसे तो इसको गुणसूत्रीय विकारों को दो, जो बायोलॉजी की किताब में दो टाइप में बोला है, एक स्ट्रक्चरल होते हैं और एक होते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब नंबर में कम या ज़्यादा होना, ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब उसमें या तो जो है कुछ विकृत होना, एक आधा गुणसूत्र विकृत हो गया, उसका जो है डुप्लीकेशन हो जाना, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो ये वाले दोनों हम लोग वहाँ पे एक बार रोग में जब पढ़ेंगे तो उसको डीप में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं जो हमारे दो एग्जाम्पल लेने, वो एग्जाम्पल आप लोगों को सबको पता है, हम लोग बहुत पढ़ते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। इन तीनों में से दो लिखने थे, दोनों का रीज़न देना था और दोनों के लक्षण देने थे, ठीक है। तो दो लिख लो, रीज़न दे दो, लक्षण दे दो, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही करना था। उसमें मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स होते थे वो हम लोग गेन कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा जो आदर्श उत्तर, जो मॉडल आंसर है वो क्या हो सकता है। गुणसूत्रीय विकार जो है वो गुणसूत्रों में विकार, गुणसूत्रीय विकार गुणसूत्रों की अधिकता, कमी, असामान्य विन्यास के कारण उत्पन्न होते हैं और इसके दो प्रकार है, वो है एक स्ट्रक्चरल, दूसरा है न्यूमेरिकल, ठीक है। ये लिखो नहीं लिखो चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल में लिख लेते वो। अब आ जाते हैं दो कारणों में। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त आ जाने से उत्पन्न होता है और इसके लक्षण जो है वो क्या है, छोटा कद, छोटा गोल चेहरा या छोटा गोल सिर और अवरुद्ध मानसिक विकास आदि इसके लक्षण हैं। सिंपल सा इतना लिख लेते तो आपके, क्योंकि यही लैंग्वेज लगभग हमारे बुक्स में दी हुई है। अब आ जाओ दूसरा, टर्नर सिंड्रोम मैंने लिया, इसका कारण एक्स गुणसूत्र का अभाव होना है। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ पे अभाव है। यहाँ पे जो है देखिए, जो मानव में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, ठीक है, और ये 23 जोड़ों में होते हैं। अब इन्हीं 46 गुणसूत्र में इसमें जो होता है वो 21वें गुणसूत्र में अतिरिक्त आ जाता है, 21वें में 3 आ जाते हैं, ठीक है। ये दो के जोड़े में रहते हैं और उसमें 3 आ जाते हैं, इस वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 46 की जगह 47 आ जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जो दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, उसमें 47 की जगह 45 रह जाएंगे। और इसके लक्षण जो है, पहली चीज, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो होता है नारियों में होता है, ठीक है, लेडीज में। एक एक्स गुणसूत्र जो है वो अभाव हो जाता है और उस अभाव के कारण ये रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ये अल्प विकसित अंडाशय होता है जिसकी वजह से बांझपन होता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं नारियों में, वो लक्षण जो है वो उनका अभाव हो जाता है। ये लक्षण धीरे धीरे आते हैं, बाकी ये वाला इनके लक्षण है। आगे बात समझ में, तो ये है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एक और है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमें आंसर लिखना था और क्या आंसर लिखे हैं लोगों ने, देखिए ये वाला इंग्लिश मीडियम का आंसर है और मार्क्स मिले हैं 4 और 1.5, ठीक है, 5.5 मार्क्स मिले हैं। और एक और यहाँ पे है, तो ये 6.5 नंबर मिले हैं यहाँ पे इनको, ठीक है। 6.5 नंबर बहुत ठीक ठाक दिख रहा है, अंडरलाइन है और लिखा भी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर द डिसऑर्डर इन क्रोमोसोम आइदर इन देयर नंबर और इन देयर स्ट्रक्चर। दोनों चीज़ें लिखी है, स्ट्रक्चरल वाला भी लिखा है और न्यूमेरिकल वाला भी लिखा है, इसलिए 1.5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। देयर दीज डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। डाउन सिंड्रोम
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस, एग्जाम्पल भी दिया है, उस वजह से इसको 1 नंबर मिल गया। फिर दो जो सिंड्रोम के नाम लिखने थे, क्लाइनफेल्टर का दे दिया और हीमोफीलिया का भी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, उस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया और 6.5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब आ जाते हैं, इन्होंने जो है ये वाला क्वेश्चन मेरे को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये बहुत फास्ट में लिखा है और मार्क्स कितने हो गए 3। इसको ढंग से लिखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जहाँ पे इनको 0 मार्क्स भी मिले हैं और उस वजह से यहाँ पे टाइम नहीं बचा और फिर आखिरी में हम लोग 10 वाले क्वेश्चन में ये उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और ये नंबर मिलते हैं। यहाँ पे इनको जो है 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आराम से मिल सकते थे अगर ढंग से लिखते और इसको अच्छे से कवर करते। तो इसलिए वो वाली गलती जो मैं कहता हूँ हमेशा उससे बचना चाहिए। अब आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये 13th क्वेश्चन है, अब नहीं है, राजस्थान सरकार के पशुपालन विज्ञान द्वारा चलाए गए। अब इन्होंने लिखा है और अंडरलाइन भी की है, ढंग से हेडिंग्स दी है। ठीक है, उस वजह से इनको मार्क्स मिले हैं 5 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं, ऐसा खराब नहीं है। फिर एक 9th क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र। अब जो है जैव विविधता पारिस्थितिकी, ये हमारे सिलेबस से नहीं हट गया है, ये साइंस के सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला जो है इसमें पोषी स्तर, 3 पोषी स्तर दिखाए हैं, तीनों के मार्क्स दे दिए, 3 मार्क्स, 5 में से 3 अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन सुधारते तो मे भी 4 मार्क्स भी मिल सकते थे। ये वाला जैसे ये वाला भी जो डालने का वजह है यही वही वजह रही है होगी कि लास्ट में ढंग से नहीं किया। और कई बार कुछ लिख लेने से ये भी हो जाता है कि किस्मत अगर सही है तो 2 नंबर यहाँ पे भी मिल गए उनको। यहाँ पे ठोस के बैंड सिद्धांत के आधार पर बताना था, लेकिन उन्होंने सिंपल बता दिया, चालक अर्धचालक कुचालक। इसलिए खाली तो नहीं छोड़ना है, लेकिन जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है अगर आपके पास टाइम बचे तो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो एग्ज़ाम में छोटी मोटी गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है और इस तरह हमको अटेम्प्ट करना है, जो पूछा गया है वही बताना है और उसको एक जो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहाँ से अच्छी लैंग्वेज, अच्छे जो है कीवर्ड्स यूज़ करते हुए करना है। ये तभी होगा जब हम लोग उससे जो है लगातार पढ़ेंगे, निरंतर उसी से पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, तभी हम एग्ज़ाम में वैसा लिख पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में हमारी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखने के लिए मेंस एग्ज़ाम की जो है प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, क्वेश्चंस लिखते रहिए। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अब जो है हम लोग जो PYQ करें उससे पहले आप अपना घर पे जो है डाउनलोड कर लीजिए PYQ, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ें और उनका आंसर्स लिखने की जो है प्रैक्टिस कीजिए। फिर हमारे मॉडल आंसर से आप मिलान कीजिए, तो मिलान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे आंसर में अगर कहीं कमी है तो वो कहाँ है और हमारे मार्क्स कहाँ तक आते हैं, क्योंकि RPSC के आंसर्स और उनसे भी हम लोग मिलान करवाते हैं। उसके बाद में आपका अपने ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो सही हो जाएगा। 2013 के क्वेश्चंस जो है हम इसके बाद में लेंगे और आप फिर से उनकी तैयारी कर सकते हैं। पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 और 5 वाले, फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है हम लोग वीडियोस में लेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो RS एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और उनका जो जवाब है हम वीडियो में आगे आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच और तैयारी ऐसे ही करते रहिए।